नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह अन अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहां देखेंगे क्रैक यूपीएससी सीएससी विद हिंदी। यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा डेली लाइव क्लास, मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप एक ही वीडियो को कई बार देख सकते हैं। यह सुविधा आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से दिल्ली और इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों से जुड़ा हुआ हूं, जहां मैं स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स पढ़ाता रहा हूं। मैं यूपीएससी का 2 बार, यूपीएससी का 3 बार इंटरव्यू दिया हूं तथा अन्य स्टेट पीसीएसओं का मैं लगातार परीक्षा देता रहा हूँ, दे रहा हूँ। दोस्तों, अन अकेडमी आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हैं। आज सब वो अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, यहाँ आप अपने मनपसंद एजुकेटर से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने जीवन को एक सार्थक दिशा आप दे सकते हैं। यहाँ पे जो भी सिलेबस है वो क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, जहाँ आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन बता दूं, 1 महीने की जो फी है वो है 5,000 रुपये, 6 महीने की जो फीस है वो है 22,500 रुपये, 12 महीने की जो फीस है वो 27,500 रुपये और 24 महीने की जो फीस है वो है 40,000 रुपये। तो 2 साल की फीस जो है वो 40,000 रुपये और 36 महीने मतलब 3 साल की जो फीस है वो है मात्र 50,000 रुपये। अगर आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं, अगर आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की इस पे छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा और आपको 1 महीने का जो 5,000 की जगह पे आपको कितना 4500 रुपये देना होगा। 6 महीने की जो फीस है वो 22,500 की जगह पे अगर आप हमारे कोड का प्रयोग करते हैं तो 20,250 रुपये देना होगा और 12 महीने मतलब 1 साल में आपको, अगर आप हमारे कोड का प्रयोग करते हैं तो 24,750 रुपये और 24 महीने में 36,000 रुपये और 36 महीने मतलब 3 साल में अगर आप हमारे कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको 50,000 की जगह पे 45,000 मतलब 5,000 रुपये की आपको छूट मिलेगी। दोस्तों, यहाँ बता दें कि यूपीएससी हिंदी में 2 तरह का कोर्स है, एक है प्लस, दूसरा है आइकॉनिक। प्लस कोर्स की जो फीस रखी गई है, प्लस कोर्स की जो फीस रखी गई है वो है 1 महीने की जो फीस है 9,000 रुपये। 1 महीने की जो फीस है वो 9,000, 3 महीने की जो फीस है वो 22,500 रुपये, 6 महीने की फीस है जो है 40,500 और 12 महीने की जो फीस है वो 49,500 और 24 महीने की जो फीस रखी गई है वो 72,000 रुपये और 36 महीने की जो फीस रखी गई है वो 90,000 रुपये। अगर आप हमारे कोड AKS001 जो हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा और आपको 1 महीने की जो फीस है वो 9,000 की जगह पे आपको 8,100 रुपये देना होगा। 3 महीने की जो फीस है वह 20,250 रुपये देना होगा और 6 महीने की जो फीस है 10% डिस्काउंट के साथ 36,450 रुपये। 1 साल की जो फीस है वो 10% डिस्काउंट के साथ 44,550 रुपये और 24 महीने की जो फीस है
वो 10% डिस्काउंट अगर आप हमारा कोड प्रयोग करते हैं तो 64,800 रुपये और 36 महीने मतलब 3 साल की जो फीस है अगर आप हमारा कोड प्रयोग करते हैं AKS001 तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 90,000 की जगह पे 81,000 रुपये देना होगा। दोस्तों जिस तरह इस कोरोना काल ने सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा है उसको देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि यह बहुत ही नॉमिनल फीस है। इसलिए दोस्त आप हमारे कोड का प्रयोग कीजिए और इसका फायदा उठाइए तथा आप एडमिशन लीजिए क्योंकि इतनी कम रकम पे कोई भी इंस्टीट्यूशन इससे बेहतर सेवा आपको नहीं दे सकता है। दूसरा कोर्स है दोस्त वो है आइकॉनिक। दूसरा जो कोर्स है वो है आइकॉनिक। इसमें आपको यह देखिए यह दोस्त यह कोर्स उनके लिए है जो या तो अभी ग्रेजुएशन पास किए हैं या तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए यह कोर्स है। उनके लिए बहुत ही यह बेहतर कोर्स है। इसलिए दोस्त आप इसमें जुड़िए, आइकॉनिक में एडमिशन लीजिए और इसमें जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया 69,500 रुपये। 24 महीने मतलब 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है 1,07,000 रुपये और 36 महीने मतलब 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 1,40,000 रुपये। अगर आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको इस पे 10% की डिस्काउंट मिलेगा और आपको 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वह पड़ेगा 62,550 रुपये। 24 महीने का जो है वो 96,300 रुपये और 36 महीने का जो है आपको वह मिल पड़ेगा 10% डिस्काउंट के साथ 1,41,000 की जगह पर 1,20,900 रुपये। अब सोचिए कि आप इतने कम फीस पे आपको इतनी बेहतर सेवा अनअकैडमी मुहैया करा रही है। इसलिए इस कोरोना काल को देखते हुए जिस तरह सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि अब बहुत ही बेहतर सेवा है। इसलिए आप लोग इसका फायदा उठाइए और हमारे कोड AKS001 के माध्यम से आप एडमिशन लीजिए तथा आप अपने जीवन को एक सार्थक दिशा दीजिए। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों अब हम चलते हैं विषय वस्तु पे, जहां पे हम आज पढ़ेंगे प्रस्तावना, उद्देशिका तथा संघ राज्य क्षेत्र। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रस्तावना उद्देशिका क्या है। उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी अंतर्निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता अनिश्चित करने वाली बंधुता निश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित और आत्मसमर्पित कर। यह क्या है? यह संविधान की प्रस्तावना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? वो अधिनियमित करते हैं। यह 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, यह प्रस्तावना में कहा गया। यह क्या है? यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की यह प्रस्तावना है।
इसी को क्या कहा जाता है? उद्देशिका कहा जाता है। प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है। उद्देशिका को भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। देखिए, किसी भी संविधान का जब निर्माण होता है तो उसकी कुछ प्रस्तावना होते हैं। प्रस्तावना क्या होता है? उद्देश्य क्या है? आखिर इस संविधान का उद्देश्य क्या है? यह होता है उद्देशिका। उद्देश्य क्या है? हम इसको किस तरह के शासन व्यवस्था देना चाहते हैं अपने लोगों को? हम अपने लोगों को किस तरह की शासन व्यवस्था देना चाहते हैं, यह हमको इसमें हमारे संविधान की उद्देशिका में ही झलकता है कि हम अपने लोगों को क्या समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, जहाँ क्या हो, कोई धर्म के साथ भेदभाव ना हो, लोकतांत्रिक समाज हो, समाज सब लोग समान दृष्टि से देखे जाएं और सब लोग क्या हो, प्रभुत्व संपन्न हो, गणराज्य बनाने, और जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय की अभिव्यक्ति हो, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो। इस तरह का हम क्या देना चाहते हैं? एक समाज देना चाहते हैं, एक संविधान देना चाहते हैं। यह क्या है? यह संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका है। इसी को संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। आखिर उद्देशिका का महत्व क्या है? इसको आखिर क्यों इसको रखा गया संविधान में? संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को क्यों रखा गया? भारतीय संविधान के प्रारंभ, भारतीय संविधान के प्रारंभ में रखी गई उद्देशिका का संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। उद्देशिका में उस आधारभूत दर्शन तथा राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार स्तंभ। मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही क्या झलकता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में ही हमारे मतलब संविधान के दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख होता है कि हमारे कैसे मूल्य होंगे, नैतिक मूल्य कैसे होंगे, हमारे धर्म के प्रति मूल्य कैसे होंगे, राजनीतिक मूल्य कैसे होंगे। यह क्या है? हमारे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में ही दिखाई देता है, जो हमारे संविधान का क्या है? आधार स्तंभ है। भाई शुरू में ही हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? पंथ निरपेक्ष, गणतंत्र, गणतात्मक, समाजवादी गणराज्य बनाना चाहते हैं। समाजवादी तो बाद में जोड़ दिया गया, लेकिन पहले पंथ निरपेक्ष। और इस उद्देशिका में जनता की भावनाएं, आकांक्षाएं सूक्ष्म रूप में समाविष्ट है। संविधानविदों ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा के समान माना। संविधानविदों ने संविधान उद्देशिका को क्या कहा है? संविधान की आत्मा। मतलब प्रस्तावना ही जो क्या है, वो क्या है? संविधान की आत्मा है। अगर उसी को निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? संविधान जो है वो मृत्यु के समान हो जाएगा। उसी दिन संविधान की मृत्यु हो जाएगी, जिस दिन हम उसकी प्रस्तावना या उद्देशिका को नकार देंगे, उस दिन वो क्या हो जाएगा? संविधान की मृत्यु हो जाएगी। आखिर उद्देशिका का क्या महत्व रहा? पहला है संविधान के प्राधिकार का स्रोत। भारत की जनता, कारण यह कि संविधान का निर्माण भारत की जनता की ओर से संविधान सभा के सदस्यों ने किया और उन्हीं के द्वारा इसे क्या किया गया? अंगीकृत किया गया। इसलिए संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। इसका जो है संविधान का प्राधिकार स्रोत है, जो प्राधिकार का स्रोत, उसमें जो है संप्रभुता जो है, क्या हुआ? जो संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए थे वो किसके द्वारा चुने गए थे? वह जनता के द्वारा चुने गए थे। 10 लाख की जनसंख्या पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, चुने गए थे। तो वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या किया गया? इस जनता की ओर से संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान का निर्माण किया। किसकी ओर से? जनता की ओर से किया, और उन्हीं के द्वारा इसको अंगीकृत किया गया। इसलिए संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। राज्य का स्वरूप कैसा होगा? इसके तहत संप्रभु
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। मतलब संप्रभु होगा, सबको क्या होगा, आजादी होगी। समाजवादी व्यवस्था होगा, सबको बराबर के अवसर मिलेगा। पंथ निरपेक्ष, किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। लोक समाज कैसा होगा, लोकतांत्रिक होगा। और गणराज्य होगा। यह था राज्य का स्वरूप। संविधान का क्या उद्देश्य है? संविधान का उद्देश्य नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुलभ कराना। नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना। दूसरा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना को स्वतंत्रता उपलब्ध कराना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना को स्वतंत्रता उपलब्ध कराना। मतलब क्या है, नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय सुलभ कराना। यह क्या है, संविधान का पहला उद्देश्य है। दूसरा है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से, अपनी अभिव्यक्ति से क्या करे, जिस धर्म की उपासना करना चाहे, जिसकी उपासना करना चाहे, उसके लिए वो स्वतंत्र है। तीसरा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब सबको बराबर सम्मान मिले और सबको क्या हो, प्रतिष्ठा का समान अवसर प्राप्त हो। यह संविधान का उद्देश्य है। तीसरा, यह सुनिश्चित करना। और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले मतलब बंधुता को बढ़ाना। मतलब व्यक्ति की गरिमा, जिससे व्यक्ति का क्या हो, उसकी गरिमा को ठेस न लगे, उसके व्यक्ति में भेदभाव ना हो, राष्ट्र में एकता स्थापित रहे और राष्ट्र क्या रहे, अखंड रहे। इसको सुनिश्चित करने के लिए बंधुता, भाईचारे को बढ़ाने का काम किसका होना चाहिए, संविधान का उद्देश्य है। संविधान लागू होने की तिथि क्या थी, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। उद्देशिका की शब्दावली, पहला है संप्रभुता संपन्न। संप्रभुता संपन्न मतलब क्या है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। इससे स्पष्ट है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। क्या है संप्रभुता का अर्थ ही मतलब हम प्रभुत्व मतलब बिल्कुल आजाद हैं। हम किसी भी निर्णय को लेने के लिए संप्रभु हैं, आजाद हैं। चाहे वह हमारा आंतरिक मामला हो, चाहे बाह्य मामला हो, हम किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इसको क्या कहा जाता है, ये उद्देशिका की शब्दावली है, संप्रभुता संपन्न। तथा वह अपनी किसी भी आंतरिक और बाह्य नीति निर्धारित करने के लिए किसी भी राष्ट्र के साथ संधि और मित्रता करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मतलब क्या है, प्रभुत्व संपन्न में ये भी है कि देश क्या है, किसी भी आंतरिक और बाह्य नीति के निर्धारित करने के लिए किसी भी राष्ट्र के साथ वह चाहे संधि कर सकता है, मित्रता कर सकता है। इसके लिए वो क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र है। समाजवादी, सोशलिस्ट। समाजवाद से संविधान का अभिप्राय है लोकतांत्रिक साधनों से समाज के समाजवादी स्वरूप की प्राप्ति। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी। भारत का जो समाजवाद, संविधान में भारतीय समाजवाद जो करता है वह क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी। यह मतलब क्या हुआ, सबको समान अवसर मिले, समाज में सबको समान अवसर मिले, सभी संसाधनों पर सबका समान अवसर हो, यही क्या है, समाजवाद। पंथ निरपेक्ष, भारत एक क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, सेकुलर स्टेट है। इसका तात्पर्य है कि भारत एक धर्म विहीन या
अधार्मिक या धर्म विरोधी राज्य है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि देश का अपना कोई धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ कि यहाँ सभी धर्मों को बराबर अवसर प्राप्त, क्योंकि राज्य देश का कोई अपना धर्म नहीं है, यह पंथ निरपेक्ष राज्य है, सेकुलर स्टेट है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। यह इसके पहले नहीं था। यह 1942 का, जिसको मिनी संविधान कहा जाता है, संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अब लोकतांत्रिक, अब लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक में क्या है? डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक पद का तात्पर्य यह है कि केवल उन्हीं शासकों को सरकार चलाने का अधिकार है जो लोगों के द्वारा क्या है? निर्वाचित है। मतलब जनता के द्वारा निर्वाचित जो सरकार है उसी को क्या है? सरकार चलाने का अधिकार है। यह भारत की संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में समाहित है। क्या? कि लोकतांत्रिक समाज होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक। अगला है गणराज्य, रिपब्लिक। गणराज्य, रिपब्लिक। गणराज्य की संकल्पना उस राज्य का प्रतीक है जिसमें जनता क्या होती है? सर्वोच्च होती है। इसमें कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता और सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए क्या होते हैं? खुले होते हैं। गणराज्य का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का। गणराज्य का मतलब होता है कि जनता का राज्य। गणराज्य मतलब जनता का राज्य, जिसमें क्या हो? जनता सर्वोच्च हो। इसमें कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग न हो, सभी को क्या मिले? समान अवसर मिले, बिना किसी भेदभाव के सभी जो पद है वो सभी नागरिकों के लिए खुले रहे। यह क्या होता है? गणराज्य है, रिपब्लिक की परिभाषा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उद्देशिका, प्रियम्बल, भारतीय राज्य को कल्याणकारी प्रकृति के माध्यम से नागरिकों को राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस के साथ साथ सामाजिक पत्र, आर्थिक न्याय, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की भी सुनिश्चित करता है। सामाजिक और आर्थिक न्याय, उद्देशिका में कहा गया है ना कि सामाजिक और आर्थिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मतलब भारतीय राज्य को क्या कहें? कल्याणकारी प्रवृत्ति के माध्यम से नागरिकों को राजनीतिक न्याय मतलब पॉलिटिकल जस्टिस के साथ साथ सामाजिक, समाज में सबको समान अवसर, और आर्थिक न्याय मतलब आर्थिक जो संसाधन है उसमें भी सबको समान अवसर की प्राप्ति सुनिश्चित की जाती है। यही है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या है? स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता क्या है? एक मुक्त समाज, स्वतंत्रता एक मुक्त समाज, ओपन सोसाइटी की अनिवार्य विशेषता है जो किसी व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक व आध्यात्मिक आध्यात्मिक पक्षों के पूर्ण विकास में सहायता करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत व्यक्तियों को 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं तथा अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में ही क्या किया गया? व्यक्त किया गया है। ये प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है। इसी में व्यक्त किया गया है
कि विचार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, मतलब व्यक्ति चाहे तो अपने विचार को वो रख सकता है, इस पे कोई भी प्रतिबंध नहीं हो सकता। विचार की अभिव्यक्ति हो, विश्वास हो, धर्म की अपने इच्छा के अनुसार अपने धर्म की उपासना करने का अधिकार हो, यह क्या है, उद्देशिका में समाहित है। जो किसमें दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत व्यक्तियों को इसके लिए 6 क्या लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं और अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है भारतीय संविधान। अगला है प्रतिष्ठा अवसर की समानता। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग को कोई विशेषाधिकार नहीं, मतलब कोई विशेष अधिकार नहीं और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध हो। प्रतिष्ठा और अवसर की क्या है, समानता है। मतलब समाज में किसी एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा कोई प्रतिष्ठा न मिले, सबको क्या मिले, समान प्रतिष्ठा मिले, और अवसर जो हो, जो भी यहाँ संसाधन उपलब्ध है, जो भी अवसर उपलब्ध है, उसमें क्या हो, बराबरी का, कि बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान किया जाए, यही क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। उद्देशिका का जो प्रस्ताव है, जिसको संविधान की आत्मा कहा गया है, इसको किसने 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। संविधान की जो आत्मा है, उद्देशिका है, इसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह संविधान का एक क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। उद्देशिका पर विवाद क्या, कहाँ कब 1950 का गोपालन विवाद संविधान का भाग नहीं। इसमें माना गया था कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं है। परीक्षा में पूछा गया है कि किस विवाद में यह कहा गया था कि उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग नहीं है, तो 1950 के गोपालन भाग में। दूसरा, न्यायालय द्वारा एक क्या है, प्रवर्तनाय नहीं है, इस पे उन्हें किया शक्ति का स्रोत नहीं। बेरुबारी मामला में मार्गदर्शक सिद्धांत पर संविधान का भाग नहीं। और 1973 का जो एक महत्वपूर्ण मामला आया, केशवानंद भारती केस, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि किसमें संविधान का भाग माना गया, इसको उद्देशिका को, तो संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया था केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में उद्देशिका को क्या माना गया, संविधान का भाग माना गया। यह इंपॉर्टेंट है। LIC मामला 1995, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। इसमें कहा गया था, LIC का मामला था 1995 विवाद में, इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान या उद्देशिका जो है वो संविधान का आंतरिक भाग। इसी के बाद हम देखते हैं 1973 के केशवानंद वाद के बाद उद्देशिका में पहली बार संशोधन हुआ, तो हम 1976 में देखते हैं, जिसमें पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। उसके पहले यह था कि इसमें क्या किया जा सकता है, उद्देशिका में संशोधन नहीं हो सकता है, लेकिन केशवानंद भारती केस के बाद यह कोर्ट का फैसला हुआ कि उद्देशिका क्या है, संविधान का भाग है और इसमें भी क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती 1973 के प्रस्तावना को संविधान का भाग मानते हुए 1973 के केशवानंद भारती केस में संविधान को प्रस्तावना को संविधान का भाग मानते हुए यह कहा गया कि अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन के अधीन संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, पर ऐसा संशोधन मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं हो। मतलब कि ऐसा संशोधन न कर दिया जाए कि जिसे संविधान क्या करे, अपनी आत्मा को ही खो दे, या संविधान का जो मूल ढांचा का सिद्धांत है
पंथनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र इसी को खो दे। इसको ध्यान में रखते हुए कि वो आप उसकी संविधान की आत्मा न समाप्त हो जाए, उसमें क्या किया जा सकता है, 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत उसका में संशोधन किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में क्या किया गया, समाजवाद पंथ निरपेक्ष मतलब सोशलिस्ट सेकुलर शब्द को समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को 3 जनवरी 1977 को यह संशोधन क्या हो गया था, प्रभावित। प्रस्तावना का महत्व, सबसे पहले हम देखेंगे 1960 का बेरूबारी मामला। जब संविधान के मूल उपबंध अस्पष्ट हो तो उसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। यह 1960 के बेरूबारी मामला में कोर्ट ने कहा। तो 1960 में बेरूबारी मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब संविधान के मूल उपबंध अस्पष्ट हो तो उसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना से सहायता ली जा सकती है, क्योंकि संविधान के अन्य सभी उपबंधों के अधिनियमित किए जाने के बाद उद्देशिका को अलग से क्या किया गया था, पारित किया गया। अब हम देखेंगे कि संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 भारत संघ एवं इसके क्षेत्रों से संबंधित अब हम पढ़ेंगे संघ राज्य क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे संघ राज्य क्षेत्र में संविधान के भाग 1 में। भाग 1 में क्या है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन दिया गया है। 1 से 4 में क्या है, भारत संघ और इसके क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 1 क्या है, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, यूनियन होगा, संघ होगा। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत क्या होगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा। यद्यपि संविधान की संरचना संघात्मक है, किंतु प्रारूप समिति ने संघ शब्द का प्रयोग करने के लिए पीछे 2 स्पष्ट कारण बताए हैं। भाई क्या है, संविधान की संरचना क्या है और संघात्मक, फिर भी प्रारूप किंतु समिति ने यूनियन शब्द, संघ शब्द का प्रयोग करने के पीछे ये 2 कारण दिए हैं। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत में यह स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी राज्य जब चाहे वह क्या कर ले, भारत से अपनी अलग होने की आजादी की घोषणा नहीं कर सकता है। यह अधिकार राज्यों को नहीं दिया गया। अनुच्छेद 1-2 का संबंध राज्य उनके अन्य क्षेत्र से है जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। अनुच्छेद 1 और 3 भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे, राज्यों के क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र। मतलब अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत में कौन शामिल होगा, राज्यों का जो क्षेत्र है वो और संघ शासित जो क्षेत्र हैं उनको मिला के क्या बनेगा, भारत का निर्माण होगा। यह अनुच्छेद 1 का 3 कहता है। ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 2 संसद विधि के द्वारा संघ में नए राज्यों के प्रवेश अथवा उसकी स्थापना। अब इसी के तहत अनुच्छेद 2 के तहत ही में संशोधन करके अन्य राज्यों का निर्माण, जैसे उत्तराखंड का निर्माण, झारखंड का निर्माण, तेलंगाना का निर्माण आदि का निर्माण किया गया। उसमें किसमें संशोधन किया जा सकता है, अनुच्छेद 2 के द्वारा। 35वें संविधान संशोधन 1974 में जो हुआ के द्वारा सिक्किम को भारत का सहायक राज्य, एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया।
36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा। 35वें संशोधन द्वारा 1974 में हुआ तो एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को, लेकिन 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके लिए क्या किया, अनुच्छेद 2 में संशोधन करना पड़ा। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को किसी भी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य के निर्माण करने की शक्ति है। मतलब अनुच्छेद 3 के तहत ही नए राज्यों का निर्माण होता है, उनके क्षेत्र को काट के दूसरे के राज्य में मिला दिया जाता है या एक राज्य को तोड़ के कई राज्य भी इससे बनाए जा सकते हैं। इसके लिए अनुच्छेद इसी के तहत अभी हाल ही में इसी अनुच्छेद में परिवर्तन करके जम्मू कश्मीर को 2 भागों में जम्मू और लद्दाख में विभाजित किया, अनुच्छेद 3 में संशोधन कर। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। मूल संविधान वर्ष 1949 में क्या था, संघ को कितने भागों में बांटा गया, भाग 1 में बांटा गया था। श्रेणी ए श्रेणी के राज्य ब्रिटिश भारतीय बड़े प्रांत 9 और 216 देशी रियासतें थी। भाग ए में रखा गया था ब्रिटिश भारतीय जो 9 बड़े प्रांत थे उनको और 216 देशी रियासतों को, जिसमें असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और ये पश्चिम बंगाल, ये क्या थे, 9 बड़े प्रांत थे। भाग 8 में श्रेणी के छोटे राज्यों को और 275 देशी रियासतों को रखा गया। तो छोटे राज्यों में, ब्रिटिश भारतीय राज्यों में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर और कोचीन को रखा। और भाग सी में जो देशी रियासतें थी इनको रखा गया। भाग 3 में देशी रियासतों को रखा गया, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। मतलब 3 भागों में ब्रिटिश राज्य को शुरू में बांटा गया था। एक वो थे जो बड़े राज्य और उसके साथ जो 9 ब्रिटिश बड़े राज्य थे, ब्रिटिश शासित राज्य, और उसके साथ साथ देशी राज्य। दूसरे श्रेणी में रखा गया भाग 8 में श्रेणी के छोटे राज्य और 275 देशी राज्यों को, और भाग सी में रखा गया देशी रियासतों। और भाग डी में रखा गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, अर्जित जो क्षेत्र थे उनको संवैधानिक उपबंध। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, ये राज्यों का संघ होगा। राज्यों के संघ से आशय भारत जो है, भारत संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, भारत विनाशी राज्यों के का अविनाशी संघ है। क्या कहा गया है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब कोई भी प्रदेश वो भारत से क्या होता है, अपने आप को अलग नहीं कर सकता। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का अधिकार संसद को दिया जाना, जो विधि द्वारा इसका विनियमन और परिवर्तन कर सकते। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों के प्रवेश देना हो देश के अंदर या स्थापना करनी हो
तो इसको किसको अधिकार दिया गया है? इस संसद को अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 3 संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण, पुराने राज्यों के नाम, क्षेत्र और आकार और सीमा में परिवर्तन। अभी हम लोग पीछे पड़े हैं। प्रक्रिया, उस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा क्या है? आवश्यक है। राष्ट्रपति की अनुशंसा इसके लिए आवश्यक है। मतलब अनुच्छेद 3 के तहत ही नए राज्यों का निर्माण किया जाता है, पुराने राज्यों का नाम बदल दिया जाता है और उसके सीमा में परिवर्तन करके, मतलब या तो उसमें से कुछ जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है, या किसमें? अनुच्छेद 3 के तहत यह किया जाता है। लेकिन इसके लिए किसकी मंजूरी आवश्यक है? इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। अब उसमें क्या करता है? राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य की राय जानने के लिए प्रेषित करेगा, तो इसके लिए एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण करेगा। मतलब वह राष्ट्रपति जो है वो जानना चाहेगा कि जिस हिस्से को तोड़ के अलग प्रदेश बनाया जाना है या उसको दूसरे में जोड़ा जाना है, उसको लेकर वहां की जनता की क्या राय है, इसको जानने के लिए उस विधेयक को उस राज्य के पास, उस राज्य के प्रतिनिधियों के पास राष्ट्रपति इसको भेजेगा और इसके लिए क्या करेगा? एक जनमत संग्रह कराने के लिए एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण करेगा। राज्य विधानमंडल की राय क्या है? बाध्यकारी नहीं है, यह मात्र एक औपचारिकता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि केंद्र जो पास करके भेज दिया है परिवर्तन, नाम परिवर्तन के लिए या किसी क्षेत्र को शामिल करने के लिए या बाहर निकालने के लिए, उस पर विधानमंडल को केवल एक राय दे सकती है। उसकी वो भी उसकी राय जो है वो क्या है? बाध्यकारी नहीं है, यह एक मात्र औपचारिकता निभाने के लिए। यदि संसद राज्य विधानमंडल को राय जानने के बाद विधेयक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है, तो उसे दोबारा राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाना आवश्यक नहीं। जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र को शामिल करने के लिए भेजा गया विधानमंडल के पास, उस पर उसकी राय लेने के लिए, अगर वो कहती है कि नहीं इस क्षेत्र में इसको भी जोड़ लेना चाहिए, तो उसकी राय को केवल राय दे सकती है, लेकिन उसकी राय मानना या न मानना या किस पे? संसद पे निर्भर करता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसकी जो वो है उसको मान ही लिया जाए। अनुच्छेद 4 भाग 2, ऐसी कोई भी विधि अनुच्छेद 368 को प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। मतलब क्या है? अनुच्छेद 4 कहता है कि केंद्र के द्वारा जो भी चीज भेजा जाएगा उस पर राज्य विधानमंडल जो है अपनी केवल राय दे सकते हैं, उसमें वो संशोधन नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य है कि ऐसे विधेयक को सामान्य बहुमत से क्या समझा जाता है? पारित समझा जाता है। मतलब इसमें कोई विशेष बैठक नहीं बुलाया जाए। सामान्य बहुमत मतलब क्या होता है? जितने सदस्य उपस्थित हों उन्हीं के में क्या कर दिया जाए? मतदान करा जाए। इसी को लेकर तो अभी संसद में हुआ था, कश्मीर के वाले मुद्दे को लेकर। इसमें क्या हुआ था? सामान्य बहुमत से पास कर दिया गया। किसी राज्य के निर्माण, किसी राज्य को क्षेत्र बढ़ाना घटाना हो, उसके लिए किसी अनुच्छेद में क्या संशोधन की जरूरत नहीं है। संसद अपने साधारण बहुमत के द्वारा यह पारित। अगर राज्यों को विशेष दर्जा देना हो तो संविधान में गरीब तथा पिछड़े राज्यों को विकास के समान अवसर प्रदान करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के पश्चात उसे केंद्र की तरफ से विशेष वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्यों को क्या मिलता है? विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा मतलब क्या हुआ? विशेष राज्य का दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से
क्या हो, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ेपन के शिकार होते हैं, या तो दुर्गम एरिया माना जाता है। इन उन क्षेत्रों को, खास करके भारत में किसको, पूर्वोत्तर के क्षेत्रों को, पहाड़ी क्षेत्रों को, जहां पे क्या हो, संसाधन की उपलब्धता कम हो, उसको क्या माना जाता है, उनको, उस क्षेत्र को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, जिसमें उनको क्या किया जाता है, केंद्र की तरफ से विशेष पैकेज दिया जाता है। राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव वो किसमें, गाडगिल फार्मूले के तहत दिया गया है। गाडगिल फार्मूले के आधार पर प्रारंभ किया गया। इसमें क्या दिया गया है कि किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के कुछ प्रावधान हैं। सामाजिक दृष्टि से राज्य का क्या महत्व है, पहला, राज्य के पर्वतीय और दुर्गम अवस्थिति है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हो, आर्थिक तथा बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से राज्य का पिछड़ापन। अगर ये सब चीजें हैं, मतलब सामाजिक दृष्टि से राज्य, जिसे सीमावर्ती राज्य हैं, सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उसमें उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। पर्वतीय और दुर्गम उनकी उपस्थिति हो, संसाधन कम हो उनके पास, तो उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। जनसंख्या घनत्व तो क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। कार्यशील जनसंख्या कम हो तो उसको भी क्या दिया जा सकता है, विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से राज्य अगर पिछड़ापन है राज्य में, तो उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। किन किन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है भारत में, असम को, नागालैंड को, हिमाचल प्रदेश को, मणिपुर को, मेघालय को, त्रिपुरा को, सिक्किम को, मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। मतलब क्या है कहने का कि दो जो वो हैं पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनको, और पहाड़ी प्रदेशों को क्या दिया गया है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, केंद्र शासित प्रदेशों का गठन ब्रिटिश शासन काल में वर्ष 1874 में कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए। बाद में इन्हें ही क्या किया गया, इन्हें मुख्य आयुक्त के क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद इन्हें भाग ग तथा भाग घ के राज्यों की श्रेणी में रखा गया। मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे थे, कुछ अनुसूचित जिले ऐसे थे जो 1874 में कुछ ऐसे जिलों को बनाया गया जिनमें क्या किया, आयुक्त कमिश्नर प्रणाली लागू किया गया, आयुक्त नियुक्त किया जाने लगा अंग्रेजों के द्वारा। और स्वतंत्रता के बाद ऐसे क्षेत्रों को, राज्यों को भाग ग और भाग घ की श्रेणी में रखा गया। वर्ष 1956 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम व राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन्हें केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्स्थापित किया। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो वो जिले थे, अधिसूचित जिले, उन्हीं को क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किया। धर आयोग, ये भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर एसके ढर आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर क्या होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार। राज्यों के पुनर्गठन को लेकर एक पहला जो आयोग का गठन किया गया था उसका नाम था धर आयोग। धर आयोग ने कहा, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण को लेकर आंदोलन शुरू हो गए थे। हम देखते हैं कि मद्रास प्रांत में श्री रामालू अलग आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। इसको लेकर धर आयोग का गठन किया गया और धर आयोग ने अपने अनुशंसा में कहा कि जो राज्यों का जो निर्माण होना चाहिए उसके लिए भाषाई आधार न बनाकर
प्रशासनिक सुविधा का आधार बनाना चाहिए। मतलब इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण को इन्होंने ठुकरा दिया। के बाद दूसरे बनाया गया कमेटी जेबीपी कमेटी बनाया गया, जेबीपी समिति। धर आयोग की सिफारिशों के पश्चात भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का आंदोलन और अधिक तीव्र हो गया, जिसके समाधान के लिए कांग्रेस ने जेबीपी समिति के गठन दिसंबर 1948 में किया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। क्योंकि धर आयोग ने जब भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो क्या हुआ, इससे भारत के अंदर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर और आंदोलन तीव्र हो गया, खास करके दक्षिण भारत के राज्यों में। इससे क्या हुआ, इसके लिए फिर एक कमेटी का गठन किया गया इस पर पुनर्विचार करने के लिए, जिसको जेबीपी कमेटी कहा जाता है, समिति, जिसमें मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन किया गया, जिसमें ये तीनों लोग शामिल थे। इस समिति ने अपनी सिफारिश में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को तत्कालीन समय में क्या कहा, अव्यवहारिक माना। मतलब इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। मतलब कहने का मतलब इन लोगों का ये था कि भाषाई आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर अगर राज्यों का निर्माण होता है तो इससे क्या होगा, सांप्रदायिकता बढ़ेगी, वैमनस्य बढ़ेगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब ये लोग ठुकरा दिए भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण को लेकर, तो आंदोलन शुरू हो गया। एक मिनट। तो आंदोलन शुरू हो गया खास करके आंध्र प्रदेश में, और वहां के एक क्षेत्रीय नेता थे श्री रामालू, वो क्या हुए, अनशन पे बैठ गए। और अनशन पे बैठ गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आंध्र प्रदेश में अलग आंध्र की मांग को लेकर आंदोलन क्या हो गया, और तीव्र हो गया और यह हिंसक हो गया। इसको लेकर फिर एक कमेटी का गठन किया गया, जिसको फजल अली आयोग कहा जाता है, जिसका गठन 1953 में किया गया। अक्टूबर 1953 में नए राज्य आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन के पश्चात भाषाई राज्य के पुनर्गठन की मांग और अधिक तीव्र हो गई। क्या हुआ, जब श्री रामालू की जब मृत्यु हो गई तो वहां पे आंदोलन और हिंसक हो गया। तो इसको रोकने के लिए वहां पे भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश का निर्माण कर दिया गया। इसको लेकर क्या हुआ, और अन्य जगहों पे पुनर्गठन की मांग तीव्र हो गई। इसी को देखते हुए फजल अली 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया था, जिसके पश्चात भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। आयोग के 2 सदस्य थे, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। के.एम. पनिक्कर थे और एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू थे। फजल अली आयोग की अनुशंसा के ही आधार पर भारत में 16 नए राज्यों के निर्माण की सिफारिश की गई तथा 3 नए संघ शासित क्षेत्रों के निर्माण की अनुशंसा की। मतलब फजल अली आयोग का रिकमेंडेशन था कि भाषा के आधार पर, अगर प्रश्न पूछा ही जाता है परीक्षा में कि भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए कौन सी कमेटी ने अनुशंसा किया, तो था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग के ही अनुशंसा पर 1956 में 16 नए राज्यों का निर्माण किया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को
14 नए राज्य तथा 6 नए केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। मतलब 1 नवंबर 1956 को भारत में राज्यों का जो हो गया 14 राज्य और 6 नए केंद्र शासित प्रदेश। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 क्या था? 5 अगस्त 2019 का संसद ने अनुच्छेद 370 के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश एवं सरकार के आदेश एवं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पारित करके जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित। यह क्या किया गया? 5 अगस्त 2019 को। हम देखते हैं कि 5 अगस्त 2019 को संसद के द्वारा एक अनुच्छेद 370 के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश एवं सरकार के सफल प्रयासों से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को संसद के द्वारा क्या किया गया? पारित कर दिया गया। इसमें क्या किया गया? अनुच्छेद 3 में परिवर्तन किया गया और परिवर्तन करके पारित कर दिया गया राज्य कश्मीरी पुनर्गठन विधेयक और 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में कश्मीर को विभाजित कर दिया गया। एक नाम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरे का नाम लद्दाख। इस विधेयक पर 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा क्या हो गया? स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इस विधेयक पर 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, परंतु यह अधिनियम सरदार पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर 2019 से क्या माना जाएगा? प्रभावी माना। अगर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति ने 9 अगस्त 2019 को ही मंजूरी दे दी, लेकिन इसकी जो मंजूरी वो मानी जाएगी वो कब से मानी जाएगी? वह मानी जाएगी 31 अक्टूबर 2019 से, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि है। इसी दिन से सरकार इसको प्रभावी मानेगी। क्षेत्रीय परिषदें क्या है? क्षेत्रीय परिषदें ये क्या है? सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक। मतलब क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन किया जाता है वह संविधान के अंतर्गत नहीं किया जाता है। संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं गया है। यह संसद के द्वारा विधि बनाकर क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। मतलब क्षेत्रीय परिषद कहने का मतलब यह हुआ कि कुछ क्षेत्रों में भारत में क्या गया है? क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। जैसे गोरखालैंड के क्षेत्र में क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। असम में कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रीय, मतलब वहां के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, उस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान में क्षेत्रीय परिषदों के लिए कोई वो नहीं है, अनुच्छेद नहीं है। यह एक क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक सांविधिक निकाय है जो संसद के में एक विधेयक पारित करके संसद के द्वारा कानून बनाकर इसका निर्माण किया जाता है। इसका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया जाता है, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का ही क्या माना जाता है? विस्तार माना गया है। इसके अनुसार देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उत्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र, तथा इसका प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया।
जैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। 5 जो है क्षेत्रों में इसको विभाजित करके क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके तहत किया गया है? क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन है वह संसद के द्वारा यह कानून बनाकर किया गया है। इस तरह हम आज 2 चीज पढ़े, संघ राज्य क्षेत्र और उद्देशिका। उद्देशिका क्या है? उद्देशिका का मतलब होता है, उद्देशिका का मतलब होता है प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है? उद्देशिका कहा जाता है। कि हम भारत के लोग, विद एक बार रिकॉल कर दीजिए आप, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा का समान अवसर, मतलब जितना हम दे सकते हैं वह जितना क्या क्या दिया गया, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में ही ये दे दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को क्या कहा गया है? यह संविधान की आत्मा है। मतलब अगर शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाए तो जिस तरह शरीर की मृत्यु हो जाती है, उसी तरह अगर संविधान से उसकी उद्देशिका या प्रस्तावना को बाहर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? संविधान की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए सब उद्देशिका को क्या क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा माना गया है। यही है, एक क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जा सकता है कि संविधान की आत्मा, उद्देशिका का वर्णन कीजिए। आपको इसी को वर्णन करना है। अब इसको क्या करेंगे? उद्देशिका का महत्व किस लिए था इसको बताएंगे। फिर अब एक एक को कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, संपूर्ण संप्रभु होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, गणराज्य होना चाहिए। आखिर संविधान का क्या उद्देश्य था, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या था? नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय सुलभ कराना, विचार और व्यक्ति विश्वास, धर्म की उपासना को की स्वतंत्रता उपलब्ध कराना, प्रतिष्ठा का समान अवसर उपलब्ध कराना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बंधुता और भाईचारा को बढ़ाना, यह क्या था? संविधान का उद्देश्य था। अब हम एक एक उसके डिफाइन करेंगे। अगर परीक्षा में पूछता है तो प्रस्तावना को, प्रियम्बल को पूछता है तो संप्रभुता संपन्न का क्या अर्थ होता है, समाजवादी का क्या मतलब है, पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है, लोकतांत्रिक का क्या मतलब है, गणराज्य का क्या है, सामाजिक और आर्थिक न्याय क्या है, राजनीतिक न्याय क्या है। इस तरह यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो, यह उद्देशिका क्या है? बहुत ही, और इस पे जो भी विवाद है, गोलकनाथ विवाद है, बेरुबारी विवाद है, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। गोलकनाथ विवाद के तहत ही केशवानंद भारती विवाद में उद्देशिका को क्या माना गया? संविधान का भाग मान लिया गया और यह कहा गया कि इसमें संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन करते समय यह ध्यान में रखा जाएगा कि इससे क्या हो, संविधान की आत्मा प्रभावित न हो, मतलब संविधान अपने मूल भावना से न हटे। यही इसका उद्देशिका है। उसके बाद इसमें जो संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, उसमें जो केस है इसको हम लोग देखेंगे, देखिएगा आप लोग। के बाद संघ राज्य क्षेत्र में पहला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1, 2, 3 भाग 1 में, इसको हम लोग देखेंगे। इस तरह आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। हम अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्त, मेरा कोड है AKS001। आप हमारे कोड के तहत जरूर एडमिशन लीजिए, हमारी आपसे यही गुजारिश है। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। कल हम नागरिकता के साथ मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।